जय हिंद। इस वीडियो में देखेंगे हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक रॉलेट एक्ट के बारे में। रॉलेट एक्ट कब लाया गया था, किस लिए लाया गया था, इसके लाने का उद्देश्य क्या था, रॉलेट एक्ट और रॉलेट सत्याग्रह के बारे में पूरी डिटेल के साथ समझते हैं। इसमें क्या मतलब कि इतिहास में बताया गया है, पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि रॉलेट एक्ट के बाद आपको जालियांवाला बाग के बारे में भी जानना जरूरी होता है। रॉलेट एक्ट अगर समझेंगे तभी आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो इस वीडियो में मेरा दो टॉपिक होने वाला है, रॉलेट एक्ट और साथ ही साथ जालियांवाला बाग हत्याकांड का पूरा डिटेल से साथ समझाएंगे। तो पहले रॉलेट एक्ट के बारे में समझेंगे, उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में समझेंगे। तो रॉलेट एक्ट को जो लाया गया था वो 19 मार्च 1919 को लाया गया था और इसे जो लाया था वो सर सिडनी रॉलेट ने लाया था। इसका लाने का मुख्य उद्देश्य जो था कि भारत में जितने भी क्रांतिकारी थे, भारत के लिए मतलब स्वतंत्रता के लिए जितना भी क्रांतिकारी थे उनको हटाने के लिए रॉलेट एक्ट जो लाया गया था वो भारत की क्रांति को दमन करने के लिए, जो स्वतंत्रता के लिए मतलब कि लड़ रहे थे भारतीय क्रांतिकारी, उसे खत्म करने के लिए रॉलेट एक्ट को लाया गया था। उसका मुख्य कारण यही था, कानून का जो उद्देश्य था वो क्रांति को, भारतीय क्रांति को, क्रांतिकारी को दमन करने के लिए, ग्राम दलवाला को हटाने के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया था। और इसे लाया था कौन? सर सिडनी रॉलेट ने लाया था। ठीक है, इसका जो ओरिजिनल नाम है वो मतलब कि रॉलेट एक्ट का वो आपका है अनारकल और रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1990। मतलब कि जो रॉलेट एक्ट का जो ओरिजिनल नाम अगर पूछा जाएगा आपसे तो ये आपको बताना है अनारकल और रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। ये आपका इसका ओरिजिनल नाम है। ये बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक भी है और ये जो क्वेश्चन है मैं आपको बताया कि अनारकल और रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919, तो ये बहुत ही इंपोर्टेंट है। ये यूपीएससी के मतलब कि क्वेश्चन में पूछा गया था और बीपीएससी में भी अक्सर पूछा जाता है और यूपीएससी का भी। मैं हाल ही में देखा था यूपीएससी का ये मेंस में ये सवाल पूछा गया था रॉलेट एक्ट के बारे में, और एक बार आपका पूछा गया था रॉलेट एक्ट का आपका ओरिजिनल नाम क्या है, तो ये वाला आपका ओरिजिनल नाम है। और बाकी बीपीएससी में भी मतलब कि ये जो रॉलेट एक्ट है वो बहुत ही इंपोर्टेंट ये टॉपिक है, इसीलिए आपको अच्छे ढंग से जानना भी जरूरी होगा। तो चलिए यहाँ तक आप यही समझे कि रॉलेट एक्ट को सर सिडनी रॉलेट ने लाया था, जो भारतीय क्रांतिकारी को दमन करने के लिए, ग्राम दरोगा को खत्म करने के लिए ये रॉलेट एक्ट लाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य यही था। ठीक है, और इसमें यह था कि मतलब कि किसी भी मैसेज के आधार पे किसी भी व्यक्ति को बिना दलील के, बिना वकील के, बिना अपील के वहां पे गिरफ्तार किया जा सकता था। ये आपका मतलब कि रॉलेट एक्ट में ऐसा ब्रिटिश सरकार का मतलब कि था उद्देश्य कि किसी भी मैसेज के आधार पे कोई भी भारतीय को बिना दलील के, बिना वकील के, बिना अपील के गिरफ्तार किया जाए। बिना दलील के कहने का मतलब कि मान लिया जाए कि कहीं पे भी आप किसी भी तरह का छोटी मोटी प्रॉब्लम में आप फंस गए हैं, या कहीं पे बाइक लेके जा रहे हैं तो उस समय हेलमेट नहीं है, या किसी भी तरह का आपका हो गया उसमें, तो उस समय आपको जैसे पुलिस को मानते सर ऐसा था प्रॉब्लम था, तो वो हो सके छोड़ भी सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, बिना दलील के मतलब कि वहां पे आपको डायरेक्ट गिरफ्तार कर लिया जाता है। दूसरा कि अगर मान लिया किसी भी तरह का आपको मतलब उसका सूचना मिला और आप पे डाउट लगा तो बस बिना वकील के मतलब किसी भी तरह का हमको वकील के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी वकील के पढ़ा लिखा लेके जाने की जरूरत नहीं, मतलब मानने उनने के लिए कुछ भी नहीं, इसीलिए बिना वकील को माना गया था। और दूसरा कि बिना अपील के, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ऐसा कुछ भी नहीं था, इसीलिए इसे बोला जाता है रॉलेट एक्ट को बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील का भी कहा जाता है। और इसका गांधी जी ने बहुत ही विरोध किया था। गांधी जी ने इसका नाम दे दिया था काला कानून, क्योंकि ये बिना दलील का, बिना वकील का था, बिना अपील का था। मतलब कि किसी भी तरह का रिक्वेस्टेड नहीं और ना ही पढ़ा लिखा कोई वकील के लाएंगे तो आपका बात सुना जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। और नहीं बिना अपील के मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो भी आपका हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं था, ये कुछ भी सुनने वाला नहीं था। तो यहाँ तक मतलब कि यहाँ तक आपको मैटर समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके लिए भारतीय ने बहुत सा विरोध किया, क्योंकि ये भाई बहुत ही गलत है, गलत रहेगा तो सबको विरोध करेगा। तो उसके लिए क्या हुआ था कि गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह मतलब कि शुरू किया। रॉलेट सत्याग्रह का यही था मुख्य उद्देश्य कि इसे खत्म करने के लिए, और ये मतलब गांधी जी का मतलब रॉलेट सत्याग्रह का यही उद्देश्य था जो गांधी जी ने शुरुआत किया था। और ये भी याद रखना है कि गांधी जी ने इसे काला कानून बोला था रॉलेट एक्ट का, और रॉलेट सत्याग्रह जो चालू किया गया था वो गांधी जी के द्वारा 1919 में ये चालू कर दिया गया था।
और देखिए गांधी जी ने ये मतलब कि हर एक एरिया में जैसे डिस्ट्रिक्ट हो, जैसे होता है स्टेट होता है और जैसे डिस्ट्रिक्ट होता है, तो इसके लिए गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह चालू किया गया और सभी जगह मतलब कि ये मतलब आंदोलन को बढ़ावा दिया गया और सभी जगह बोला गया कि इसे बढ़ावा दिया जाए ताकि ये रॉलेट एक्ट खत्म कर दिया जाए। ये गांधी जी का ऐसा मानना था और ये रॉलेट सत्याग्रह में मतलब ऐसा किए। उसके बाद 30 मार्च 1919 के डेट में दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद ने ये रॉलेट सत्याग्रह का मतलब कि उसी वक्त मतलब ये शुरू कर दिया और उसी में आपका कर्म मत दो आंदोलन भी मतलब शुरू कर दिया। ये सत्याग्रह तो आपको रॉलेट सत्याग्रह चालू था और इसी में कर्म मत दो आंदोलन भी शुरू कर दिया स्वामी श्रद्धानंद ने 30 मार्च 1919 को दिल्ली में, ये स्वामी श्रद्धानंद। तो याद आपको यही रखना कि कर्म मत दो आंदोलन शुरू किया गया था स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा दिल्ली में और ये आपका जो नारा दिया गया था कर्म मत दो का नारा वो सरदार पटेल ने दिया था। तो इसमें बहुत तरह का कंफ्यूजन हो जाता है कि कर्म मत दो आंदोलन जो किया गया था वो स्वामी श्रद्धानंद द्वारा आपका दिल्ली में किया गया था, आंदोलन किया गया था, बट जो नारा दिया गया था वो सरदार पटेल ने नारा दिया था कर्म मत दो का नारा। ठीक है, यहाँ तक क्लियरली आपका हो गया। सत्याग्रह के बाद यहाँ तक आपको समझ में आ गया। दूसरा कि आपको 6 अप्रैल के डेट में देशव्यापी हड़ताल पूरी तरह से गांधी जी द्वारा मतलब कर दिया गया। पूरा देश में हड़ताल हो जाए, अभी भी किसी भी तरह का होता है तो देश में हड़ताल हो जाता है, ये आप जान ही रहे। तो वैसे ही आपको 6 अप्रैल के मतलब 6 अप्रैल के डेट में देशव्यापी पूरा मतलब हड़ताल कर दिया गया गांधी जी के द्वारा, मतलब कि गांधी जी हड़ताल करा दी। दूसरा 8 मतलब कि छोटे छोटे जगह जहां पे भी आपका ये रॉलेट सत्याग्रह के द्वारा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। और 6 अप्रैल के डेट में 6 अप्रैल 1919 के डेट में ये देखिए आपको 30 मार्च मतलब कि 30 मार्च 1919 यहाँ पे समझना है। 6 अप्रैल मतलब कि 6 अप्रैल 1919 समझना है। तो याद रखना है कि जो आपका स्वामी श्रद्धानंद द्वारा कर्म मत दो का जो आंदोलन शुरू किया गया था वो 30 मार्च 1919 में किया गया था और 6 अप्रैल 1919 में देशव्यापी हड़ताल किया गया था गांधी जी के द्वारा। और फिर उसके बाद दूसरा दिन 2 दिन के अंदर में आपको 8 अप्रैल के डेट में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया मतलब ब्रिटिश सरकार के द्वारा और इन्हें बॉम्बे भेज दिया गया। दूसरा कि जब ये गांधी जी को मतलब कि गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद सत्याग्रह का जो केंद्र था वो मतलब कि गांधी जी के द्वारा जो चलाया गया था रॉलेट सत्याग्रह, और सत्याग्रह का जो केंद्र था वो आपका पंजाब में था। अब ये देखिए सत्याग्रह का जो केंद्र था वो पंजाब में था और ये पंजाब के 2 मुख्य मतलब कि नेता थे डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, तो इन्हें भी गिरफ्तार कर दिया गया था। ये पंजाब के 2 मतलब कि मेन लीडर थे। तो 9 अप्रैल के डेट में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के जैसे ही गिरफ्तार किया गया था तो ये जो सूचना थी पूरा भारत में सनसनी की तरह आग की तरह ये फैल गया था, जिसमें सभी भारतीय ने इस कानून का विरोध करना शुरू कर दिया गया था। और वो क्या हुआ कि पंजाब के एक बाग है अमृतसर, वहां पे बहुत सा मतलब पूरा भारत में ये विरोध शुरू ही था, बट पंजाब के एक अमृतसर जगह है जो ऑलरेडी पहले जानते हैं, मतलब कि वहां पे जो जितना भारतीय थे वहां पे जितना लोग थे पंजाब के वो सभी भारतीय पंजाब के अमृतसर बाग में वहां पे जाके अमृतसर में बाग है तो वो बाग में जाके शांतिपूर्ण ढंग से अच्छे ढंग से जो होता है मतलब विरोध करना, वैसे ही वहां पे बाग में जाके विरोध कर रहे थे ये कानून का, क्योंकि गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था 8 अप्रैल के डेट में और डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को भी गिरफ्तार कर दिया गया था। तो ये सब सूचना सुनने के बाद पूरा भारतीय के दिनों में आग लगी थी, दूसरा विरोध भी करना पड़ता था शुरू कर दिए थे। जो 9 अप्रैल के डेट में इन्हें गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद 13 अप्रैल के डेट में 13 अप्रैल 1919 के डेट में बैसाखी के दिन सब मतलब कि पंजाब के जो लोग थे अमृतसर के बाग में जाके वहां पे विरोध कर रहे थे इस मतलब की सरकार का, जो ब्रिटिश सरकार का अंग्रेजों को वहां पे विरोध किया जा रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि उस समय जो भारत के थे वायसराय मतलब चेम्सफोर्ड थे। चेम्सफोर्ड कहने का मतलब तो वायसराय कहने का मतलब पीएम, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी है मोदी जी, तो ऐसे ही भारत के जो वायसराय थे वो चेम्सफोर्ड मतलब पीएम कहा जाता है। और पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे मतलब कि मोदी जी कैसे हैं पीएम, और योगी आदित्यनाथ कैसे है सीएम उत्तर प्रदेश का, बहुत सारे जो भी। तो वैसे ही पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब सीएम कह लीजिएगा, उस समय ओ डायर था। ओ डायर मैं यहाँ पे इंग्लिश में ओ इसलिए लिख दिया हूँ क्योंकि ओ मैंने ऑर्डर होता है और ऑर्डर का मतलब आदेश होता है, यही आदेश दिया था
मतलब जालियांवाला बाग में गोली चलाने का, आगे समझ में आ जाएगा आपको। उसके बाद अमृतसर का सेनापति जो था, मतलब कि सेनापति कहने को मतलब कि एक तरफ से IAS IPS, तो वो जो था, ये जो पंजाब का मतलब कि गवर्नर था, ये जो था ओ डायर इसको आदेश दिया, आर डायर को, मतलब अमृतसर का जो सेनापति था, क्योंकि एक आदमी खाली PM तो नहीं पूरा चला सकता है, PM के बाद आपका हो जाता है CM, CM के बाद आपका DM हो जाता है। तो जस्ट ऐसे ही पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो आदेश दिया उसको कि पंजाब के मतलब कि अमृतसर बाग में सभी भारतीय विरोध कर रहे हैं वहां पे है। तो उसमें क्या है, पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो ओ डायर आदेश दिया अमृतसर का सेनापति आर डायर को। अब ये आर डायर जो था वो क्या किया, सेना की जो गोरखा रेजिमेंट होती है उसको लेके वहां पे पहुंच गया, कहां, जहां पे सभी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे ये सरकार का मतलब अमृतसर में। तो वहां पे जालियांवाला बाग हत्याकांड में वहां पे क्या था कि किनारे किनारे से आपका मतलब कि चारों ओर से जो था वो आपका बाउंड्री था, बड़ा बड़ा दीवार था, और उसके किनारे से आपका घर था, मंदिर भी था, बहुत सा घरें थी, और उसमें जो मुख्य द्वार था वो केवल और केवल एक ही था, मतलब कि वहां से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। मतलब कि चारों ओर घर भी है और दीवार भी है, और उसका मुख्य जो द्वार था वो केवल एक ही था, एक ही गेट था। अब उसमें क्या हुआ कि ये आदेश दिया ओ डायर ने, अमृतसर का जो सेनापति था आर डायर जो था वो सेना की गोरखा रेजिमेंट लेकर वहां पहुंच गया। अब इसको जो सूचना दिया था इन लोगों को वो भारत के गद्दार हंसराज ने दिया था। हंसराज ने बता दिया कि अमृतसर के बाग में वहां पे जितने भी भारतीय हैं वहां पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये अब इसमें क्या हुआ कि ये जो था आर डायर ने था वो सेना की गोरखा रेजिमेंट लेकर मतलब कि अमृतसर के बाग में पहुंच गया, जहां पे लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, और वहां पे 3 मिनट का केवल टाइमिंग दिया है, यहाँ से बाहर निकलो वरना गोली चला देंगे, और धड़ाधड़ गोली सब पे चलाना शुरू कर दिया 3 मिनट के अंदर, जिसमें बहुत सा भारतीय लोग ने अपना मतलब कि जान गंवा दिया, और दूसरा में कई लोग वहां पे घायल भी हो गए थे। उसमें क्या हुआ था कि मतलब कि इसमें भारतीय गद्दार जो थे हंसराज का सबसे बड़ा हाथ था। अगर ये जब तक सूचना नहीं देते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। कहा जाता है कि जब तक मतलब कि अपना सूचना ना दे तब तक अपने लोगों की जान नहीं जा सकती है। जो भी होता है गद्दारी करता है, जब भी करता है तो अपने ही लोग गद्दारी करते हैं। उस समय सबसे बड़ा जो भारतीय गद्दार था वो हंसराज के कारण ही पूरा जालियांवाला बाग हत्याकांड में जितने भी निर्दोष लोग थे उनका मरने का मतलब मुख्य जो एक तरफ से कह दिया जाए वो हंसराज। अगर ना ही हंसराज सूचना देता और ना ही ये सेना लेकर आते और ना ही यहाँ पे मारा जाता है लोगों को भारतीय के। तो उसके बाद क्या हुआ कि जांच आयोग उस पर बैठाया गया। भाई मरने के बाद तो जांच कई तरह का होता है। जांच आयोग बैठाया गया, तो जांच आयोग आपका 2 तरह का हुआ। पहला आपका हंटर आयोग बैठाया गया था, ये जांच आयोग का नाम था हंटर आयोग। हंटर आयोग जो था इसमें 3 जो मतलब कि भारतीय थे और प्लस 5 इसमें अंग्रेज थे। 3 भारतीय सदस्य थे और 5 इसमें अंग्रेज सदस्य थे। इसमें टोटली 8 सदस्य थे, और ये जो है इसमें डायर को निर्दोष साबित कर दिया गया, प्रूव कर दिया गया कि ये बिल्कुल ही निर्दोष है। और वहां जनरल डायर में मतलब कि क्या बोल दिया गया कि वहां पे 379 लोगों की केवल मृत्यु हुई, जबकि 1600 लोगों को घायल और मृत्यु वहां पे हुए थे। 1600 के करीबन लोग वहां पे हुए थे। मतलब इससे समझ सकते हैं कि इससे 4 गुना मतलब कि 3 गुना कम इतना बताया जा रहा है, इतना कम आपको बताया जा रहा है, जिसके कारण डायर को निर्दोष कर दिया गया था साबित। और उसके बाद यहाँ पे 2 मतलब कि मदन मोहन मालवीय का भी एक जांच आयोग चला था, जिसमें इसमें डायर को दोषी साबित किया गया था। बट इसका मदन मोहन मालवीय जो किए थे इसका मतलब कि इसे कोई भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन ये जो था मदन मोहन मालवीय के जो था वो डायर को दोषी कर दिया गया था, लेकिन इसमें कुछ भी मतलब कि एक्सेप्ट कोई भी करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सब कुछ जो पावर था उन लोगों के हाथ में था। तो इसे दोषी डायर जो डायर को दोषी किया गया था वो मदन मोहन मालवीय, और ये हंटर आयोग के द्वारा इसे डायर को निर्दोष साबित कर दिया। जाओ तो फिर से जाओ, छुट्टा चलो, लेकिन ये अभी छुट्टा नहीं हुआ था। अभी उसके बाद क्या हुआ कि उधम सिंह ने 1949 को लंदन में एक कस्टम हॉल है, जो कस्टम हॉल में जाके ओ डायर की हत्या कर दिया। वहां पे क्या हुआ तो उधम सिंह, ये भारतीय तो उधम सिंह ये मतलब कि कसम खा लिए थे कि
जब भी हम मानेंगे ओ डायर के कभी नहीं करेंगे, हम ही मानेंगे। तो ओ डायर को क्या हुआ कि उधम सिंह जो थे वो कसम खा लिए थे और 1939 ईस्वी में लंदन में गया, 1939 के लंदन में गया। वहां पे पता है कि कस्टम हॉल में लंदन में वहां पे ओ डायर मिला। वहां पे डायरेक्ट जाकर बोल रहा है ओ डायर को कि आप ही हैं ओ डायर, तो हाँ हम ही हैं, आप ही ने भारतीय को मारे थे वहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड में। हाँ, अब आपको ऊपर जाने के बारी आ गया, धड़ाधड़ वहां पे जाके गोली चला दी, मतलब कि ओ डायर को वहां पे हत्या कर दिया उधम सिंह ने 1940 में कस्टम हॉल में लंदन में ओ डायर को हत्या जाके किया था उधम सिंह ने। आप सोच सकते हैं कि 13 अप्रैल 1919 के डेट में जलियांवाला बाग हत्याकांड में ओ डायर ने सभी भारतीयों को मारा था और उसके बाद 1940 में, मतलब कि कितना साल आपका हो गया, 21 साल बाद उधम सिंह ने 1940 में जाके ओ डायर की हत्या की। तो सोच सकते हैं भारतीयों के अंदर कितना जज्बा जुनून होता है कुछ भी करने का। ये अब उधम सिंह ने तो ओ डायर की वहीं लंदन में मतलब कि काम तमाम कर दिया। उसके बाद उधम सिंह ने लंदन सरकार के द्वारा वहां पे उधम सिंह को मतलब कि फांसी दे दिया गया था। आई होप आपको समझ में आ गया जलियांवाला बाग हत्याकांड कैसे हुआ था, कब हुआ था, रॉलेट एक्ट और रॉलेट सत्याग्रह के बारे में अभी आप देख चुके हैं। फिर हम नेक्स्ट क्लास मिलेंगे ऐसी जानकारी से। जय हिंद जय भारत।